माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत पावरफुल टूल है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमेशा ज़रूरत रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत पावरफुल टूल है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमेशा ज़रूरत रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ज़रिए आप अपने ऑफिस का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। जितनी भी डाटा एंट्री आमतौर पर होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ज़रिए हम मुख्तलिफ अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ डाटा को मैनेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप जो ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, जैसे स्क्रीन पे आपको एक विंडो नजर आ रही है वैसे एक विंडो ओपन हो जाए। आप अगर सबसे टॉप पे देखें तो यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जितनी भी फाइल्स हैं वो वर्कबुक की शक्ल में सेव होती है। जैसे यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है। आम जिंदगी में जैसे हमारे पास किताब होती है और उसमें औराक होते हैं, पेजेस होते हैं, शीट्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक दरअसल वर्कशीट से मिलके बनी होती है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे देखें तो आपको शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नजर आ रहे हैं। हम अपनी मर्जी से मजीद शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने शीट 4 ऐड कर ली, शीट 5 ऐड कर ली। हम बड़ी आसानी के साथ इस पे डबल क्लिक करके इस शीट का नाम भी रख सकते हैं। जो आप नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट कार्ड रख लिया। आप किसी भी शीट को राइट क्लिक करके नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, उसको मूव और कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास शीट्स की हैं जिसमें हम टैब्स के कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आगे चल के हम डिटेल इसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो वर्कशीट आपके पास ओपन है इसका व्यू है 100%। कुछ चीजें समझाने के लिए मैं इसको जूम इन करता हूं और इसका व्यू 200% करता हूं। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास इसका व्यू 200% हो गया है। अब अगर आप गौर से देखें तो दरअसल जो हमारे पास एक्सेल की शीट है वो मुख्तलिफ कॉलम्स और रोज पर मुश्तमिल है। वर्टिकल कॉलम्स हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं। अगर आप देखें यहाँ पे रो का नंबर आ रहा है। रो का नंबर आ रहा है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक्सेल में टोटल कितनी रोज होती हैं। अगर हम एक्सेल में लास्ट रो पे जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल और डाउन एरो की दबाएंगे। हमारे पास जो आखिरी रो नंबर आ रहा है वो है 1048576। अगर इसी तरह मैं कंट्रोल और अप एरो की प्रेस करता हूं तो वो दोबारा मुझे पहली रो पे ले आएगा। इसी तरह हमारे पास ये कॉलम्स आ रहे हैं, कॉलम A B C D E F G H I। जिस तरह कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये Z तक जा रहा होगा। अब मसला ये है कि Z से आगे क्या हो रहा होगा। जी कोई बंदा गैस कर सकता है? Z से आगे इस तरह होगा, हमारे पास सीरियल शुरू हो जाएगी AA AB AC और इसी तरह जब A की सीरियल खत्म होगी तो हमारे पास B की सीरियल शुरू हो जाएगी और हमारे पास होगा जी BA BB BC। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करके लास्ट रो पे चले गए थे, इसी तरह हम कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हमारे पास सबसे लास्ट कॉलम आ जाएगा और हमारे पास लास्ट कॉलम है XFD और टोटल कॉलम्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में 16,384 होते हैं। इससे पहले जो हम वर्जन यूज कर रहे थे एक्सेल का उसमें 256 कॉलम हुआ करते थे और 11,667 रोज हुआ करती थी। यहाँ तक हमें ये पता चला कि जो एक्सेल की फाइल होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं और इसी तरह जो हमारे पास वर्कबुक होती है इसके अंदर मुख्तलिफ शीट्स होती हैं जिनको हम वर्कशीट्स कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 वर्कशीट्स होती हैं, उसमें ज्यादा ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमें ये पता चला कि वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज होती हैं। अब हम अगर गौर से देखें तो हमारे पास जहाँ पे एक कॉलम और रो मिल रही है वहाँ पे एक सेल बन रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है, एक खाना बन रहा है और इसको हम कहते हैं सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर सेल का एक नाम है। बच्चों को पढ़ाते हुए मैं अक्सर कहता हूँ जैसे बेटा आप में से हर बंदे का एक नाम है और इसी तरह हमारे पास वर्कबुक में भी हर सेल का एक नाम होता है। सेल का जो नेम है वो बनता है कॉलम नेम एंड रो नंबर। हमें ये पता चला कि सेल नेम जो होगा वो दरअसल कॉलम नेम और रो नंबर होगा। अगर हम यहाँ पे देखें
तो ये हमारे पास जो एक्सेल शीट का पहला सेल है उसमें कॉलम का नाम है A, रो का नंबर है 1, तो इस सेल का नाम होगा A1। अगर मैं इसको एरो की के साथ अगले कॉलम में लेके आऊं तो यहाँ से B हाईलाइट हो गया है और यहाँ से 1 हाईलाइटेड है, इस सेल का नाम है B1। अगर मैं इस सेल में लेके आ रहा हूं तो इसका नाम है C1। तो हमें पता चल गया कि दरअसल जो सेल नेम होगा कॉलम नेम और रो नंबर होगा। अगर हम कहीं पे भी लेके जाते हैं तो हमें एक्सेल बड़ी आसानी के साथ उन दोनों को हाईलाइट करके बता देता है। जैसे ये हमारे पास सेल है तो इस सेल का नाम होगा F5 क्योंकि कॉलम F है और जो रो है वो है 5, तो इस सेल का नाम होगा F5। लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारे पास नेम बॉक्स आ रहा होता है जिसमें के सेल का नाम आ रहा होता है। इसको हम सेल नेम भी कहते हैं, इसको हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। तो सेल रेफरेंस या सेल नेम हमारे पास इस नेम बॉक्स में आ रहा होगा। हम जहां कहीं पे भी आगे मूव करते हुए जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, जैसे ये सेल है तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेल का नाम है AE10। यहाँ पे नेम बॉक्स में भी AE10 हमारे पास हमें नजर आ रहा। हम दोबारा अपने फर्स्ट कॉलम में चले जाते हैं, फर्स्ट रो पे चले जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो एरो कीज हैं उनके साथ हम मूव करते हैं, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, अप डाउन हम एरो कीज के साथ मूव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी जो फॉर्मेटिंग है वो ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट कार्ड, जो ही मैंने रिजल्ट कार्ड लिखा तो यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट आ रहा है और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके इस फॉन्ट को बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इस फॉन्ट को छोटा कर सकता हूँ। साथ ही फॉन्ट का स्टाइल आ रहा है, इसमें से कोई भी स्टाइल मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बोल्ड आ रहा है, यहाँ पे भी उसकी शॉर्टकट की सेम है कि कंट्रोल B के साथ हम बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल I के साथ हम इटैलिक कर सकते हैं। इससे लिखाई जो है वो इटैलिक स्टाइल में यानी टेढ़ी हो जाती है। इसी तरह हम कंट्रोल U के साथ अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी सेल को जिसको हमने सिलेक्ट किया होगा, कंट्रोल U करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल U करेंगे तो वो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट कार्ड लिखा है उसका कुछ हिस्सा कॉलम A में है और कुछ हिस्सा कॉलम B में है। अगर हम अपने कर्सर को गौर से देखें तो यहाँ पे एक प्लस का निशान आ रहा है और अगर हम इसी प्लस के निशान को कॉलम के बॉर्डर पे लेके जाते हैं तो प्लस का निशान ऐसे हो जाता है जिससे हमें वो बता रहा है कि हम जितनी उसकी विड्थ चाहें उस कॉलम की बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास जो कॉलम A है उसकी विड्थ बढ़ गई है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे, बॉर्डर पे लेके जाएंगे, जो ही वो प्लस का निशान चेंज होगा आप कर्सर का लेफ्ट बटन दबा के उसको जितना आगे पीछे मूव करना चाहते हैं उतना आप मूव कर लेंगे। कि अगर हम इस बॉर्डर पे ले जाके सिर्फ डबल क्लिक कर दें तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जितनी उस टेक्स्ट की विड्थ होगी उतना वो उसको एडजस्ट कर लेगा। बिल्कुल इसी तरह हम जो रो है उसकी भी अगर चाहें तो उसकी भी विड्थ बढ़ा सकते हैं, जितना हम उसको ज्यादा करना चाहते हैं, जितना कम करना चाहते हैं। इसी तरह हम इसको डबल क्लिक करके दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। जो ही आप बढ़ा रहे होंगे साथ साथ आपके पास हाइट उसकी आ रही होगी कि आपने कितनी हाइट करनी है, आप अपनी मर्जी से उतनी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और किसी भी रो की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अब साथ ही अगर हम ये टूल देखें तो ये हमें बता रहा है टॉप अलाइन ऑन द लेफ्ट साइड। अगर हम इसको साथ वाले को देखें तो ये हमें बता रहा है इन द मिडल। मिडल इसने किस तरफ किया है, मिडल किया है लेकिन लेफ्ट अलाइन है। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में हो जाए तो हम इसको राइट लेफ्ट से भी सेंटर करेंगे और टॉप से भी सेंटर करेंगे। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि ये राइट अलाइन हो जाए तो हम इस पे प्रेस कर लेंगे। ये हमारे पास सारे बटन्स आ रहे हैं, जिस साइड पे हम चाहें उस साइड पे इस टेक्स्ट को एक सेल के अंदर कर सकते हैं। आपने ये सारे ट्राई करने हैं, बहुत आसान। इसी तरह जब हमने टेबल टूल पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वहां पे भी हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन थी। हम टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। साथ उन्होंने बताया भी हुआ है कि आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन अब कैसे होगी। जैसे मैंने ये इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन अप कर दी है। अब मैं यहाँ पे जब ला के इसको डबल क्लिक करूंगा तो वो खुद ब खुद रो को
उतना एडजस्ट कर देगा। आपने ये सारी चीजें खुद ट्राई करनी। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे फिल कलर आ रहा है। हम किसी भी सेल को शिफ्ट एरो कीज के साथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक बटन रख के ड्रैग करेंगे तब भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जितने सेल्स को हम चाहें उतनों को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर चेंज करें तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ चुके हैं डिटेल से, लिहाजा मैं यहाँ पे इनकी डिटेल नहीं दे रहा। साथ ही हमारे पास कट कॉपी पेस्ट है। आपको पता है कि कट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+X। यहाँ से हम इसको कट करेंगे Ctrl+X से, जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे ले जाके Ctrl+V कर देंगे तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी रहे Ctrl+C करेंगे यहाँ से, और जहाँ से हम उसको लाए थे वहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह कि हम चाहें तो कोई कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं या कोई नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये एक कॉलम है। अगर डी कॉलम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, जो कुछ भी इसके अंदर होगा मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह राइट क्लिक करके अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो इंसर्ट भी कर सकूंगा। जितने मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ उतने इंसर्ट भी कर लूँगा, जितने मैं डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह एक रो है, उसको भी मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट जब करूँगा तो उससे ऊपर रो ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं तो मैं राइट क्लिक करके डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। अब ये जितनी भी हमारे पास वर्कशीट है जो हमें नजर आ रही है, अगर हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट लें तो हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करके प्रिंट में जाके जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे जूम करके तो दरअसल हमारे पास एक वाइट शीट सिर्फ नजर आ रही होगी, उसके ऊपर कोई सेल्स नजर नहीं आ रहे। सेल्स हमें क्यों नहीं नजर आ रहे, हम इस यहाँ से क्लोज प्रिंट करेंगे। सेल्स इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि अभी तक हमने इनका बॉर्डर सिलेक्ट नहीं किया। अगर हम इन सब को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करके या माउस के साथ यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं बॉर्डर। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ तो तब जाके वो हमारे पास सारी चीजें बॉर्डर्स में आ जाएंगी। अब दोबारा जब मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, जितने भी हमने सेल सिलेक्ट किए होंगे उन सब के साथ बॉर्डर लग जाएगा। अगर मैं दोबारा यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू जाके देखूं तो मेरे पास नजर आ रहा होगा कि अब हमारे पास वो बॉर्डर्स मौजूद। उम्मीद है कि आपको बेसिक जो फॉर्मेटिंग है उसकी समझ आ गई होगी। इस शीट को हम यहीं पे छोड़ते हैं और शीट 2 पे चले जाते हैं। और शीट 2 आप जैसे देखते हैं इसका जो जूम है वो है 100%। हम इसको भी थोड़ा सा जूम इन करते हैं और हम इसको 150 पे ले आते। जल्दी से हम यहाँ पे एक रिजल्ट कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। मैं दूसरी रो पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया जी रोल नंबर, यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब जो सेकेंड कॉलम है इसमें चूंकि नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, लिहाजा मैं क्या करता हूँ कि इसके बॉर्डर पे लाके इसको डबल क्लिक करूंगा तो वो खुद ब खुद नेम ऑफ स्टूडेंट को बड़ा कर देगा। रोल नंबर में रोल नंबर 1 2 3 आमतौर पे आते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम को छोटा कर लें। इसी तरह हम यहाँ पे उस स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स, यहाँ पे साइंस के मार्क्स, यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स, यहाँ पे उर्दू के मार्क्स एंटर करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे टोटल कर लें। अब आप जरा देखें इसके ऊपर हम चाहते हैं यहाँ पे रिजल्ट कार्ड लिखा हुआ आए। जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ लिया था मर्ज को, इसी तरह हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एरो कीज के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्स को, या हम लेफ्ट क्लिक रख के इसको ड्रैग करेंगे। जितने हमने सेल सिलेक्ट किए होंगे यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है, इसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। एक्सेल ने क्या किया है कि उन तमाम सेल्स को इकट्ठा करके एक ही सेल बना दिया है और उस सेल का नाम A1 हो गया है और उसमें जो टेक्स्ट है उसको सेंटर लाइन कर दिया। हम दोबारा इसका जूम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पे ये नजर आए। आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिजल्ट कार्ड तैयार होना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस तरह की फॉर्मेटिंग इसके साथ करना चाहते हैं उस तरह की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे कि जो प्रोफेशनल कलर्स हैं, जो थोड़े से लाइट कलर हैं, वही सिलेक्ट करेंगे और ऐसा बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट करेंगे जिसमें वो जो टेक्स्ट है वो रीडेबल हो। आप अगर डार्क बैकग्राउंड या फिल कलर सेलेक्ट कर लेंगे
तो वो जो हमारे पास टेक्स्ट होगी वो हमें विजिबल नहीं होगी। साथ ही हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें लिखा 1 और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा अली। एक्सेल हमें एक और बहुत अच्छी ऑप्शन देती है और वो ऑप्शन ये है कि हम अगर मुख्तलिफ चीज़ों को कॉपी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस सेल के कॉर्नर पे ले जाएंगे और ये जो हमारा कर्सर अभी बड़े प्लस के निशान में है वो छोटे प्लस के निशान में हो जाएगा, थोड़ा सा बारीक हो जाएगा इस कोने पे आके। इस कोने पे हम इसको क्लिक रखते हुए ड्रैग करते जाएंगे और जितना हम ड्रैग करेंगे उतनी दफ़ा वही चीज़ हमारे पास कॉपी हो जाएगी। एक्सेल का बहुत ज़बरदस्त फीचर है, बार बार हमें वो चीज़ें कॉपी नहीं करनी पड़ती। अब अगर यही काम मैं माउस के बजाय कीबोर्ड के ज़रिए शॉर्टकट की के ज़रिए करना चाहता हूँ तो मैं पहली अपनी रो को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए जितनी रोज़ में वो डुप्लीकेट नाम लिखना चाहता हूँ उनको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। जो ही मैं कंट्रोल+D प्रेस करूंगा ऊपर टेक्स्ट लिखी हुई थी वही तमाम रोज के अंदर कॉपी हो जाए। क्योंकि ये हमने फर्जी नाम लिखे हुए हैं, हम अगर चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी नाम चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ हमें समझ आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बॉर्डर भी लगा लेंगे ताकि हमारा रिजल्ट कार्ड खूबसूरत नज़र आए। ये हमारे पास ऑल बॉर्डर है, आपने इसका चेक कर लेना है। हम किसी सेल का भी बॉटम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, टॉप बॉर्डर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, नो बॉर्डर कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, आउटपुट बॉक्स लगा सकते हैं। जैसे देखें मैंने ऑल बॉर्डर किया तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर लग गया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रिजल्ट कार्ड के गिर्द एक थिक बॉक्स बॉर्डर लग जाए तो मैं इस तरह कर लूँगा। तो इससे क्या हुआ है कि पूरे रिजल्ट कार्ड के साथ एक थिक बॉर्डर नज़र आ रहा है। हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं और हमें ये इस तरह नज़र आना शुरू हो जाए। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और फीचर को देखते हैं कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह मैनुअल नंबर लगाते जाएं। दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ऑटो नंबरिंग था, यहाँ पे हमने 2 नंबर लिखे 1 और 2, उन दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया या लेफ्ट क्लिक रख के सिलेक्ट किया और जो ही हमारे पास ये कर्सर हम इसके कोने पे लेके गए तो कर्सर जो है वो अपनी शक्ल चेंज कर गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग करते जाएंगे, वो खुद ब खुद नंबर लगाता जाएगा। इसको भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो नंबरिंग कहते हैं। हम जितना इसको बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं, साथ साथ वो आपको नंबर दिखा भी रहा होगा कि आप कहाँ तक उसको लेके जाना चाहते हैं, आप वहाँ तक लेके जा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे 120 पे छोड़ देता हूँ तो मेरे पास 120 नंबर लग गए हैं और बड़ी आसानी के साथ लग गए। क्योंकि हमें इस रिज़ल्ट कार्ड में 120 नंबर नहीं चाहिए, मैंने उसी वक्त कंट्रोल Z किया और आपको पता है कंट्रोल Z जो है वो अनडू की शॉर्टकट की है और वो जो काम हमने लास्ट टाइम किया होगा वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के नंबर दे सकते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में दे लिए 45 नंबर, साइंस में दे लिए 56 नंबर्स, मैथ में दे लिए 78 नंबर्स, उर्दू में दे लिए 87 नंबर्स। यहाँ पे हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का टोटल आ जाए। अब यहाँ पे हम इससे पहले देख लेंगे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हमारे पास कौन से सिंबल्स यूज होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सेल नेम होता है या जो सेल रेफरेंस होता है वो बहुत अहम होता है। फर्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 45 और यहाँ पे भी हमारे पास एक नंबर है 45। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को प्लस करके इस सेल में हमारे पास इन दोनों का एडिशन आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इज इक्वल प्रेस करूँगा। याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट में जितने भी फार्मूलाज होंगे वो इज इक्वल के साइन से स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ पे इज इक्वल प्रेस करूँगा। इस सेल का नाम हमारे पास है D8 और इस सेल का नाम है E8। तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ D8 प्लस E8। जो ही मैंने D8 और E8 लिखा उसी वक्त उन्होंने दोनों सेल्स को
हाईलाइट भी कर दिया है और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास उन दोनों का एडिशन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बार मौजूद है। वैसे तो उसमें वैल्यू 90 आ रही है, लेकिन फार्मूला बार में हमें फार्मूला नज़र आ रहा है कि फार्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू D8 प्लस E8। अब ज़रा देखिए, मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ें सारा फिल हो जाएं। मैंने इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल D किया, 45 45 45 आ गया। यहाँ पे भी कंट्रोल D किया तो यहाँ पे भी 45 45 45 आ गया। अब जैसे हम एक वैल्यू को ड्रैग कर सकते हैं वैसे ही हम फार्मूला को भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फार्मूला ड्रैग करने का नहीं बता रहा। जब हम रिजल्ट कार्ड का टोटल करेंगे तो मैं आपको साथ ही बता दूंगा कि हम फार्मूला को कैसे ड्रैग करते हैं। अब ये जरा देखिए, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इज इक्वल लिखूंगा, दोनों सेल्स के नाम लिखूंगा। इन दोनों सेल्स के नाम हैं D9 और इसका नाम है E9। तो बजाय ये कि मैं टाइप करूं, मैं सिर्फ इस सेल पे क्लिक कर दूंगा, खुद ब खुद वहां पे D9 आ गया है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास सिंबल है माइनस और हम न्यूमेरिक कीपैड से माइनस प्रेस करेंगे और उसके आगे ही जो अगला सेल है जिसमें से हम माइनस करना चाहते हैं उस पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला बार में फार्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू D9 माइनस E9। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेल है जो D10 है, स्टैरिक। याद रखिए कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीप्लाई करने के लिए ये स्टार का निशान आता है जिसको हम स्टैरिक कहते हैं। न्यूमेरिक कीपैड पे भी मौजूद है और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके 8 प्रेस करेंगे यानी 8 प्रेस करेंगे तब भी हमारे पास स्टैरिक्स आ जाएगा। साथ ही मैंने अगले सेल पे क्लिक किया, 45 इंटू 45 उसने हमें मल्टीप्लाई करके बता दिया। इसी तरह अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेल है D11। डिवाइड के लिए हम स्लैश इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि हमने यहाँ पे फ्रंट स्लैश इस्तेमाल करनी है, बैक स्लैश इस्तेमाल नहीं करनी। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा D11 स्लैश E11। जो ही हमने यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस किया तो उसने हमें डिवाइड करके बता दिया। तो ये हमें आसानी से फार्मूले पता चल गए हैं, ऐड के, सब्ट्रैक्ट के, मल्टीप्लाई के और डिवाइड के। हम चीज़ों को आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, जब मैं टोटल पे आया तो मैंने अब चाहता हूँ कि इन सब को ऐड कर लूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इज इक्वल टू लिखते हुए इस सेल का नाम टाइप करूंगा। इस सेल का नाम है C3। मैं लिखूंगा जी C3, वो हाईलाइट हो गया है। उसके बाद प्लस, अगला सेल है उसका नाम लिखूंगा D3, प्लस का निशान। इसी तरह मैं अगर चाहूं तो अगले सेल पे क्लिक कर लूंगा, इसका नाम आ जाएगा E3, फिर मैं प्लस प्रेस कर दूंगा और साथ ही मैं आखिरी हमारा जो सब्जेक्ट है उर्दू, उसका नाम है F3, उस पे क्लिक कर दूंगा। जो ही मैं चारों सब्जेक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास उन चारों सब्जेक्ट्स का टोटल आ जाएगा और वो है 266। अब फर्ज कर लें यहाँ पे मैंने इस सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज किए। जो ही मैंने चेंज करके एंटर की प्रेस की या मैं एरो की के साथ अगली रो या कॉलम में आया तो वहां पे टोटल खुद ब खुद चेंज हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हम सेल रेफरेंस से टोटल करते हैं तो जो हम नंबर चेंज करते जाएंगे वो खुद ब खुद टोटल जो है वो चेंज होता जाएगा। जिस तरह हम चाहें उस तरह के नंबर हम देते जाएंगे और नंबर चेंज होते। अहमद साहब हैं, उनके ये नंबर हैं और हम इनको टोटल करना चाहते हैं तो अब टोटल का एक और आसान तरीका भी है और वो ये है कि हम यहाँ पे एक फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं सम। हम सम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करके सबसे पहले उस सेल का रेफरेंस देंगे जहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे हम स्टार्ट करना चाहते हैं C4 से और हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म करें F4 पे, तो हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगा के हम F4 प्रेस करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे सम आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो फार्मूला था वो और है और यहाँ पे मैंने सम का फार्मूला लगा दिया।
अब ज़रा दोबारा देखिए, मैं अगला जो स्टूडेंट है उसके नंबर भी एंटर करते हुए चाहता हूँ कि ये सम का जो फार्मूला है ये मैं प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे पास एक बटन भी होना चाहिए जिससे खुद ब खुद सम हो जाए। ये यहाँ पे हमारे पास बटन मौजूद है जिसको हम ऑटो सम कहते हैं। जो ही मैंने इसके ऊपर प्रेस किया ऑटो सम, तो उसने क्या किया, खुद ब खुद उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है जो कि C5 to F5 है। हमने एंटर प्रेस किया, हमारे पास ये कंप्लीट हो कि उस फार्मूले को हम ड्रैग कर सकते हैं, जितने रोज पे चाहें उतनी रोज पे हम ड्रैग कर लेंगे। एक्सेल खुद ब खुद क्या करेगा, सेल रेफरेंस चेंज कर देगा और हमारा वो फार्मूला काम करना शुरू कर देगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि टोटल के आगे आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने इसको प्रैक्टिस किया। जो प्रॉब्लम्स होंगे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।